इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाथे जोड़े अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के धरती में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज दोपहर का यह विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम 8 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 5वें दिन का ये दूसरा कार्यक्रम दोपहर का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो हमने सब्जेक्ट रखा है वो है संस्कार और संस्कृति निर्माण में महिलाओं की भूमिका। संस्कार और संस्कृति निर्माण, पूरे परिवार को संस्कारित कैसे करना, बच्चों में संस्कार कैसे आए, इसके लिए हम स्कूलों में हम भेजते हैं बच्चों को, तो वहाँ किताबी ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान वहाँ मिल सकता है, लेकिन संस्कार जो है देने का काम घर की माता, दादी, नानी ही कर सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यूके से परवीन रानी जी जुड़ी हुई है। तो बच्चों को, परिवार को किस तरह से संस्कारित किया जाए इसके बारे में हमें बताएगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप परवीन जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। परवीन को प्यार से सब परी बोलते हैं और वो है भी परी जैसी, तो उनका नाम है वो परी है, सही। और मैं तो हमेशा परी बोलती हूँ, मुझे तो परवीन तो आता ही नहीं। और उनके नाम के साथ जुड़ा है रानी,
तो दोनों भी नाम, उनके चेहरे को देखेगा तो आपको लगेगा वाह, किसी ने देख के इनके नाम रखे का। इतने वो सहजता से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सब देख रहे हैं स्माइली फेस के साथ हमारी परी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और वो भी कहाँ से हम देख रहे हैं, कहाँ से जुड़ी है? आनंद भाई जी को बताएं आपको कहाँ से जुड़ी है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो बाकी भी बच्चों को बताना है। आपको मजा आ रहा है? यूके से कोई आया है और आज हमें कुछ ज्ञान देने वाला है। ओ मीका खुश हो गई, ये दोनों हाथ देख के बता रहे वाह 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 वाह। तो चलिए पहले हम परिचय करेंगे और फिर हम स्वागत भी करेंगे। तो सबसे पहले परिचय करने से पहले क्या करना है आपको पता है ना सबको? यस, पहले हाथ जोड़ना है और एक प्रार्थना करनी है, छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम सब। वीडियो ऑन करना है। सबसे पहले तो वीडियो ऑन करना है। मैं कई बार करती हूँ लोगों को कि आंखों में आंखें बात करने के मजा ही कुछ और होता है। परंतु चलो भगवान ने हमें अमेरिका, लंदन, जापान, कहाँ से लोगों को जुड़ा है। यहाँ भी पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद से लोग जुड़ रहे हैं। तो कम से कम स्माइली फेस देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो प्लीज प्लीज एक बार, मुझे पता है दोपहर का टाइम में बहुत नींद आती होगी, खाना बहुत खाया होगा मस्त पैकी, और फिर ऐसा लग रहा है क्या है, सोते सोते देख लेते हैं, इसीलिए शायद फोन ओपन नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं है। चलिए एक बार दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़े। यस, वेरी गुड वेरी गुड। नमस्कार स्थिति में हाथ जोड़े और प्रार्थना करते हैं। आपको पता है आज एजुकेशन, शिक्षा की बात चलने वाली है, संस्कार की बात है और संस्कृति की बात है। तो भारतीय संस्कृति कहती है सबसे पहले गुरु को वंदना करें। तो चलिए आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद और गहरी एकाग्रता के साथ सब एक साथ ही बोलेंगे गुरुर ब्रह्मा। साथ में ही बोलना है सबको, ठीक है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। एक्सक्यूज मी। तो हमने गुरु को वंदना कीजिए। और परवीन जी, हम आजकल क्या कर रहे हैं पता है? और एक गुरु को वंदना कर रहे हैं। जन्म से लेके माँ को याद करते जिन्होंने शिक्षा दी, और आज आप हमारे साथ जुड़े, इसका कारण कंप्यूटर गुरु। हम सारे कोटेशंस ले रहे, जानकारी ले रहे और आपको वाईफाई से जोड़ के आप जूम पे जुड़ रहे। तो ये है मेरा लैपटॉप। तो चलिए कंप्यूटर को भी वंदन कीजिए, कंप्यूटर गुरु को भी वंदन करते हैं। चलिए, बहुत नॉलेज दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम। किसी की बैकग्राउंड में बात चल रही है तो कोई बात नहीं, परंतु वो अपना है, उसको म्यूट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू देम हु विल म्यूट इन हाउस और होम। तो आप जानना चाहेंगे, ये आप जानना चाहेंगे कि ये अलका जी, अगर आप होस्ट हैं तो आप उनको म्यूट कर सकते हैं, शायद उनको ध्यान नहीं है, वो बातों में बिजी हैं। हाँ, आनंद भाई जी प्लीज आप उनको सबको म्यूट कर दीजिए, या आपके घर की आवाज हो तो प्लीज आप उसको म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच आनंद भाई जी। तो हम सोचते होंगे कि ये परवीन जी है कौन, ये यूके कहाँ गई, कब गई, कैसे गई? चलिए चलिए सब कुछ जानते हैं, परंतु जानने से पहले एक बार आलस दीजिए, सभी हाथ ऊपर कर दीजिए और बोल दीजिए बाबा बाबा, आहा, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, हम सबसे अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? नारी। तो बोलोगी मैं सबसे हूँ भारी, मैं सबसे हूँ भारी, मैं हूँ नारी, हंसाती हूँ रुलाती हूँ, मैं सारे नाच नचाती हूँ, मैं हूँ नारी, सब कुछ कर सकती है नारी, ये सब कुछ कर सकती है नारी, हंसाती है नारी, रुलाती है नारी। और देखिए देखिए
संस्कार संस्कृति को तो जगाती है नारी, परंतु सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ है वो है कि परवीन अभी है वो यूके में है। और आज हमने क्यों बुलाया, इतनी सारी महिलाएं तो परवीन को ही क्यों बुलाया, तो एक बड़ी एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। ये एजुकेशनिस्ट तो है ही, परंतु सोशल एक्टिविटी में भी बहुत आगे है। तो जो परिवार, शिक्षा, समाज सेवा, सारे त्रिवेणी ट्रायंगल में नहाता है उसका जीवन सुखी और समृद्ध होता है। तो ऐसे समृद्ध जीवन जीने वाली हमारी परवीन इंडिया से यूके गई। अब इनका ये इंडिया से यूके का प्रवास कैसा, वो तो हम उनसे बात करके ही जानने वाले हैं। परंतु जैसे वो गई है वहां कुछ ना कुछ करते करते गति प्रगति करते करते अभी वो पीएचडी भी कर रही है, एजुकेशन दे रही है, लोगों को पढ़ाई कर रही है, क्लासेस ले रही है। पर उनका सबसे सुंदर क्लास मुझे जो बहुत पसंद है वो उन्होंने वहां हिंदी शिक्षा परिषद की स्थापना की है। सैल्यूट करते हैं उसके लिए, परवीन जी को सैल्यूट करते हैं। एक बार हम सब क्या करेंगे, सैल्यूट। ये बच्चे भी सैल्यूट कर रहे हैं आपको कि भाई बहुत बड़ा काम कर रही है। और इसके लिए उनको ये संस्था कौन थी पता है बच्चों, ये है हिंदी एजुकेशन के लिए की हुई संस्था। ओनली हिंदी नहीं, इसमें संस्कार दिए जाते हैं, संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। और आप छोटे छोटे बच्चे जुड़े हो ना, ऐसे यूके से रविवार को दोपहर को 4 बजे सब यूके के बच्चों को परवीन जोड़ती है जूम से, और हम उनको हिंदी पढ़ाते हैं, कहानी के साथ पढ़ाते, बहुत मजा आता है। तो ऐसे हमारी शिक्षा देने वाली, सबको जोड़ने वाली, ज्ञान बांटने वाली ये हमारी महिला, बाप रे बाप रे, इससे लोग तो इतने इतने प्रभावित है कि इनको तो पुरस्कार के ऊपर पुरस्कार, इतने सारे पुरस्कार मिले हैं। इंडिया से तो मिले ही है, और हरियाणा, इंडिया में स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके, ऐसे न जाने कितने लोगों ने उनको सम्मानित किया है। तो ये हम जानेंगे इनको क्यों पुरस्कार मिले, कैसे मिले, वो यूके कैसे गई, तो हमको जानना है। मुझे पता है एक बार इनकी सारी इतनी एक्टिविटीज, मल्टी टैलेंटेड लेडी है ये। तो चलिए उनके लिए हम क्या करेंगे, सब मेरे साथ तैयार हो जाइए। वेरी गुड वेरी गुड, यस वेरी गुड ये। और वेलकम कीजिए परवीन जी को, वेलकम परवीन जी, वेलकम वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। तो आइए परवीन जी, शुरुआत से आपकी जीवन की जो धारा बह रही है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपका पियर कहाँ से है, आपको माता पिता से क्या संस्कार मिले, इतने ऊंचे जगह पे जाके संस्कार और संस्कृति देने के लिए आपका जो नींव है वो बहुत मजबूत लग रही है। इसका सिंचन किसने किया है, कौन है वो व्यक्ति कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए इतने सारे संस्कार दिए हैं। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके पियर से किसका इसमें बहुत आप पर प्रभाव है और प्रेरणा किसने दी है, बताइए परवीन जी। थैंक यू अलका जी, और जितने भी लोग जुड़े हैं सबको सादर प्रणाम। और I would like especially thank अलका जी for inviting me and giving me this opportunity to speak about कैसे एक औरत संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो साथ में आनंद जी का भी बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे जोड़ा है इस रूप में, और अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सके और जिंदगी में कुछ अच्छा करने की वो भी एक डिसीजन ले सके, क्योंकि शायद हम भी किसी से इंस्पायर हुए होंगे। और हमारे सबसे ज्यादा जो इंस्पायर होते हैं हम वो फैमिली से होते हैं। जैसे अलका जी ने अभी सवाल भी पूछा मुझसे कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, आपने कहाँ से सीखा पीहर में। तो पीहर का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले माँ आती है सामने, कि माँ कहते हैं कि जो बेटी होती है वो माँ की परछाई होती है, और वो हमेशा अपने माँ के फुटस्टेप्स फॉलो करती है। वो शुरू से अपनी माँ को ऑब्जर्व करती है, और हर बच्चा मेरे ख्याल से अपने माँ बाप को ऑब्जर्व करता है। माँ का क्यों पहले जिक्र आता है, क्योंकि फादर तो हमेशा घर से बाहर, उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि घर में पैसा कहाँ से आएगा, ब्रेड बटर शेल्टर की कहाँ से प्रबंध होगा, वो उस चीज में बिजी रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो टाइम स्पेंड करती है वो माँ होती है। इसीलिए बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेवारी,
और उसके जो संस्कार होते हैं, संस्कार का मतलब है कल्चर, कि जो कल्चर आएगा बच्चे में, जो संस्कार आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो माँ डालती है उसके अंदर। और जो माँ के खुद के संस्कार होते हैं ज्यादातर बच्चे में वो ऑटोमेटिकली आते हैं, क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल होते हैं, और जो हम उनको सुबह से शाम तक करते देखते हैं हम वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। जैसे मैं एजुकेशन में हूँ, मेरा मानना है कि ये सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि मेरी माँ भी टीचर थी, मेरी माँ भी स्कूल चलाती थी, और उनको देखते देखते ही मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी, स्कूल कैसे चलाया जाता है और एजुकेशन में कैसे बच्चों को हैंडल किया जाता है, कैसे हम उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति भी कैसे डाल सकते हैं, वो शायद खुद ब खुद मेरे अंदर आ गई। और यही देखा कि जैसे मम्मी जो है वो हमेशा धर्म को पहले प्रायोरिटी देती थी, कि संस्कार संस्कृति और धर्म सबसे पहले आता है, उसके बाद कर्म आते हैं, और जो धर्म से जुड़ा होता है उसके कर्म अपने आप अच्छे होते हैं। तो यही एक क्रेडिट मुझे भी अपनी मम्मी को ही देना चाहिए, कि ये सुबह जैसे जल्दी उठना, और चाहे हम सोए भी हुए हैं जल्दी उठ के नहा धो के उन्होंने अपना पूजा पाठ करना, और हमारी जो आंखें थी वो उनके पूजा पाठ से ही खुलती थी। तो वो एक संस्कार कब हमारे अंदर चला गया हमें भी नहीं पता। तो इसलिए कहते हैं कि सबका जरूरी नहीं है कि सब आपको अच्छी आदतें सिखाएं, लेकिन घर में एक माँ अगर अच्छी आदतें सीख के घर में आई है, घर का संचालन कर रही है, तो बच्चों में और परिवार में एक पॉजिटिव माहौल अपने आप बन जाता है, अपने आप बच्चे उस चीज को सीख लेते हैं, और जरूरत आने पर जब बच्चों पे जिम्मेवारी आती है तो जरूरत आने पर वो बच्चे भी उस चीज को आगे अपने आप बढ़ाते चले जाते हैं। तो अलका जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हाँ, मम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया हर चीज में, हमेशा वो यही सिखाती थी कि नहीं, हमेशा सच बोलना है, झूठ अगर कोई गलत भी किया कभी झूठ नहीं बोलना। और ऐसे ही मुझे एक एग्जाम्पल भी ध्यान आ रहा है कि जैसे हमारे स्कूल में एक छोटा सा बच्चा था, पेंसिल, आपको पता है बच्चे आपस में पेंसिल रबड़ ये सब ले लेते हैं और ये बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। तो एक बच्चा पेंसिल किसी बच्चे की दूसरे बच्चे की उठा ले गया, तो उसकी माँ नेक्स्ट डे स्कूल में आई और उसने कहा कि मेरा बच्चा पेंसिल ले गया यहाँ से किसी बच्चे की, तो ये आप ये पूछिए किसकी पेंसिल और उसकी वापस दे दे, और अपने बच्चे को खड़ा किया कि आगे से तुम किसी की कोई चीज लेकर घर नहीं आओगे। तो मुझे उस टाइम बड़ा अजीब लगा कि इसकी माँ है या दुश्मन है, इसने सब बच्चों के सामने उसको एम्बेरेस किया कि ये मेरा बच्चा घर पेंसिल उठा के लेके गया है। लेकिन जो जो बड़े हुए तब समझ में आया कि उसकी माँ ने वो संस्कार उस बच्चे के अंदर डाल दिया उस दिन कि तुम्हें चोरी नहीं करनी है। तो अगर वो उसको छुपा लेती, अक्सर जैसे हम देखते हैं कि माँ बच्चों की गलतियों पे पर्दा डाल देती है, छुपा लेती है, तो वही चीजें फिर कहीं ना कहीं बड़ी होके भयानक रूप धारण करती हैं। बच्चे फिर बड़ी बड़ी चोरी करते हैं, हरकतें करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें जैसे हमने देखी सीखी, तो वो चीजें अपने आप नेचुरली एक हिस्सा बन गई कि हमें हमारी किस्मत में जो मिलता है हमें सिर्फ वही लेना है, कभी किसी के हिस्से की चीज नहीं लेनी है। वाह। तो यही चीजें होती है संस्कार और संस्कृति की, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, हमेशा अपने अच्छे काम करने हैं, सुबह भगवान का नाम लेना है, तब दिन की शुरुआत करनी है, और अपने गुरु का सम्मान करना है, चाहे वो गुरु कोई भी हो, चाहे स्कूल में है, गुरु सबसे पहले टीचर उसकी माँ ही होती है। हर बच्चे के लिए उसकी पहली टीचर उसकी माँ होती है, जो उसको सिखाती है कि कैसे दूसरों से बात करनी है, कैसे घर में बड़ों की इज्जत करनी है, और किस तरह से उसे इस संसार में, इस दुनिया में बातें करनी है, व्यवहार करना है। और अगर माँ अच्छे संस्कार देती है तो वो बच्चा हमेशा कामयाब होता है। और मेन चीज जैसे यहाँ आके महसूस करती हूँ कि जो बच्चे अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं, अपने रूट से जुड़े रहते हैं, यानी कि अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर लेते हैं, वो बड़ी से बड़ी आंधी तूफान में घबराते नहीं है। और यही स्ट्रेंथ मुझे भी मिली है, और क्योंकि मैं शुरू से ही ज्वाइंट फैमिली में रही, शादी के बाद भी आगे परिवार मिला वो भी ज्वाइंट फैमिली में, तो वो बच्चों, हमारे बच्चों को भी बहुत सारी चीजें ज्वाइंट फैमिली से सीखने को मिली जैसे मुझे मिली। तो ये एक बहुत बड़ा संस्कार होता है जो हम सीख लेते हैं अपने परिवार से, अपने दादा दादी से, अपने चाचा चाची ताऊ ताई से। तो ये, क्योंकि एक माँ कितना ही सिखा पाती है, लेकिन अगर एक माँ बहुत कोऑपरेटिव है और वो परिवार में मिलजुल कर रहना चाहती है तो वो बहुत अपने बच्चों को सिखा पाती है उस परिवार में।
तो अलका जी शायद यही आप जानना चाह रहे होंगे, तो ये मेरी माँ का सबसे Yes, बड़ा रोल था कि एग्जैक्ट। उन्होंने हमें ज्वाइंट फैमिली में पलने बढ़ने का मौका दिया, जिससे Yes, हमने बहुत सीखा। बहुत सुंदर परी, बहुत सुंदर। इसीलिए मैंने पोस्टर दिखाया, बोली बता देती है व्यवहार कैसा है और संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है। तो आपके संस्कार ने हमें बता दिया कि आपका परिवार कैसा है। तो इस प्रकार हमने आपके परिवार को भी देख लिया है। तो आपके जरिए हमने ये जाना। अब मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगेगा कि ये बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ तक ली और फिर आपकी शादी कब हुई, फिर आप शादी होके कहाँ आ गई और आपको परिवार में कितना साथ मिला। सूरज की रोशनी का तेज तेरे चेहरे पे, सूरज की रोशनी से चेहरे का तेज तेरे चेहरे पर सफलता की ओर कदम आगे बढ़ाती गई तू, फिर वो यूके कैसे पहुंच गई तू, ये जानना है हमें। तो आइए हम जानते इनका सफर इंडिया से यूके तक। चलिए, हमको यूके जाना है, पर उसके पहले आपकी एजुकेशन क्या थी और वहां जाके आपने कैसे जिंदगी शुरू की, इस बारे में बताइए। हाँ जी, एक्चुअली जब मैं एमए प्रीवियस में थी, तो तब मेरी शादी तय हुई थी, और एमए जब मैं फाइनल में हुई थी तो मेरी शादी हो गई थी। उस वक्त मैं 20 साल की ही हुई थी, 20 साल के 21वें में ही लगी थी। और उस टाइम तो बड़ा थोड़ा सा बुरा लगा था, पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा भी आया था कि इतनी जल्दी मेरी शादी आप लोग कर रहे हो। लेकिन बस यही था कि कुछ कारण होते हैं कि जो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं वो अच्छा ही लेते हैं। ओके, वो कहने लगे कि तुम जितना पढ़ना चाहती हो आगे पढ़ोगी, और तुम्हें और एक सिर्फ दूसरा एक अच्छा परिवार मिल रहा है, बाकी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तुम जो करना चाहती हो तुम फ्री होकर सकती हो। तो वाकई ऐसा ही हुआ कि आगे परिवार भी अच्छा मिला और आगे मेरी पढ़ाई पूरी हुई। फिर आगे मैंने एमए वो कंप्लीट भी किया, फिर उसके बाद मैंने एमबीए भी किया, फिर मैंने बीलिब एमलिब किया, एमफिल किया और पीएचडी। और फिर वही बात है, सफर चलता रहा। और जब मैं बीएड कर रही थी, जबकि रेगुलर कॉलेज जाती थी मैं, देखो ससुराल में रहते हुए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, मैं रेगुलर कॉलेज जाती थी, उस वक्त बीएड कर रही थी, तब यहाँ आने का अचानक से प्लान बना कि हस्बैंड ने कहा कि तुम यहाँ से तो बहुत पढ़ चुकी हो, अब तो मेरे ख्याल से इंडिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, अब तुम बाहर जाओ और बाहर से कुछ क्वालिफिकेशन लो, वहां कुछ पढ़ो। तो फिर यहाँ पर आई मैं, और उस टाइम मेरे भाई बड़े पहले यहीं पे सेटल थे, उनका कॉलेज था, और उन्हीं के कॉलेज में मैंने मास्टर्स में दोबारा से एडमिशन लिया यहाँ पे कि चलो एक क्वालिफिकेशन यहाँ से लेते हैं। यहाँ की पढ़ाई थोड़ा डिफरेंट होती है, यहाँ रिसर्च बेस होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे लाइफस्टाइल में, एजुकेशन में, हर चीज में इतना डिफरेंस है जो इंडिया में आज भी थोड़ा पीछे ही है। तो आपको पता ही है बच्चे इंडिया में कितना भारी भारी बैग लेकर जाते हैं और इतना कंपटीशन होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो आगे बच्चों को फ्यूचर, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है। और जैसे आपको पता ही, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमें अपने बच्चों को वो सब देना है जो कहीं हमें नहीं मिला, और अच्छे से अच्छा वो देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जो उन्हें नहीं मिला वो चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को मिले। तो वही चीज मेरे दिमाग में भी थी, और मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं पढ़ाई करके वापस नहीं जाने वाली हूँ, मुझे यहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा लगा है कि बच्चों का जो स्कोप है, एक्सपोजर है, वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। और बस मैंने फिर डिसीजन लिया कि वापस नहीं जाना है। तो साल 2 साल के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके यही बिजनेस स्टार्ट किया। और कॉलेज जैसे कि एजुकेशन से जुड़े थे पेरेंट्स, वही संस्कार थे, और यहाँ पे फिर कॉलेज टेक ओवर किया, और बस यहीं से फिर शुरुआत हुई। और आज एजुकेशन में ही है, अपनी एकेडमी है, कॉलेज है, तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे अपना एजुकेशन का था, तो जैसे ट्यूशन सेंटर भी है, उसमें 200-250 करीब बच्चे हैं, लेकिन उसमें जितने भी जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, उनका फ्राइडे बहुत पर्टिकुलर होता है कि वो फ्राइडे नहीं जाएंगे। उनका हर काम से, हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनका धर्म आता है। तो वो मदरसे जाते हैं, वो अपनी इस्लामिक शिक्षा लेते हैं, और अपनी जो
उनकी एजुकेशन होती है, उनकी लैंग्वेज होती है, वो यहाँ रहते हुए भी वो सीखते हैं, वो करते हैं। तो मुझे बड़ा वो लगता था कि ये लोग फ्राइडे नहीं आते, तो हम लोग और हमारे बच्चे कौन सा एक ऐसा दिन देते हैं जो अपने संस्कार संस्कृति के लिए रखते हैं कि हमें अपने बच्चों को वो सिखाना है और हर चीज से इम्पोर्टेंट वो है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर रही थी, जो हर रोज इसका सवाल जो मेरे मन में उठता था, मैं सोच रही थी कि इसका जवाब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे भी अपने संस्कार संस्कृति से, अपनी भाषा से प्यार करें और वो जुड़े इस चीज से। वर्ल्ड में वो चाहे कहीं भी रहें, लेकिन वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ये चीज मैंने इस मुस्लिम कम्युनिटी से सीखी कि कितना वो इस चीज को ध्यान देते हैं अपने बच्चों को। वर्ल्ड में वो कहीं भी जाते हैं, वो अपने बच्चे को फ्राइडे मदरसे भेजते हैं, मॉस्क में भेजते हैं। तो मेरे को लगा कि हमें सीखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हम अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये चीज मैंने सीखी और फिर तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं सबको तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैं कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर ला सकती हूँ अकेले भी। तो किसी ने कहा भी था कि आपकी सोच ऐसी है, यहाँ आके कौन ऐसा करता होता है, सब लोग अपना पैसे कमाते हैं, सेटल होते हैं, कौन इस तरह से इस समाज सेवा में लगता है कि हमें सबको इस तरह जोड़ना है, वो करना है। लेकिन मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता है मैं सबको नहीं बदल पाऊंगी। लेकिन मुझे फिर एक छोटी सी कहानी याद आई कि वो कहते हैं कि एक जगह, कहानी तो सुनाते ही जाइए, इनकी कहानी बहुत सुंदर होती है। तो चलिए सब उठ के बैठे और ध्यान से सुने कहानी को। बहुत हाँ, सुंदर मैं कहानी। सिर्फ 2 ही लाइनों में पूरी करूंगी, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी। अच्छा। एक जगह बहुत तेज, बहुत बड़ी आग लगी थी और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर रही थी और उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो आसपास जब लोगों ने देखा तो कहने लगे, कितनी पागल है ये चिड़िया, इतनी बड़ी आग लगी है और ये अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर के इसको बुझा रही है। इसको पता नहीं है कि ये इस आग को नहीं बुझा सकती, आग बहुत बड़ी लगी है। तो चिड़िया ने कहा, मुझे पता है कि मैं ये आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन कल को मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। तो वो बात मुझे हमेशा याद रहती है कि मैं पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, मेरा नाम एटलीस्ट उन लोगों में आएगा कि जिन्होंने कोशिश की, एफर्ट किया कि समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाएं, अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति से जोड़ सकें और उनमें एक अच्छाई भर सके, उनको एक अच्छे मार्ग पर चला सके। तो बस इसी कोशिश और इसी सोच के साथ मैंने शुरू किया और अब काफी साल हो गए हैं, काफी बच्चे भी जुड़े हैं। और अलका जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू है, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप इतने पॉजिटिव हैं, कभी गिव अप नहीं करते हैं। आप भी हमेशा मुझे कह कह के बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, कराते हैं। और अब आज भी आप हिंदी शिक्षा जो हमारा है हिंदी शिक्षा परिषद यूके, उससे आप इतने एक्टिवली जुड़े हो। टाइम टू टाइम आप एडवाइस देते हो कि बच्चों को ये सिखाना है, ये कराना है, और आप खुद भी जुड़े हो। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है मेरे लिए कि वो देखो इंडिया में बैठे हैं, लेकिन उनका दिल धड़कता है कि मेरे जो भारतीय लोग जहां भी रह रहे हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। ये जो झील है, ये मैंने आपके अंदर हमेशा देखी है। और कई बार अक्सर कम्युनिकेशन नहीं भी हो पाता है, लेकिन आप कभी नाराज नहीं होती हैं। ये इतना बड़ा पॉजिटिविटी आपके अंदर है, इतना बड़ा पैशन है कि आपको करना ही है, चाहे आपको 10 बार कहना पड़े उसी चीज के लिए। आप कभी गिव अप नहीं करते हैं। हम लोग शायद अपनी स्टोरीज में बहुत अच्छी बातें बता देते हैं कि गिव अप नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो जीता जागता उदाहरण है उसका। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ। आप मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और बहुत कुछ मैं आपसे सीखती हूँ। बहुत आभारी है आपकी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सचमुच सचमुच आपको देख के मुझे हमेशा लगता है कि दूसरे देश में रहती है, सारी सुख सुविधा उपलब्ध है, आनंद से और आराम से ऐशो आराम से जिंदगी जी सकती है। परंतु नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। इन्होंने सोचा मैं कुछ करती रहूं, और वो करती ही रही हर रोज। इनका देखो कि जगमग ज्योति हो तुम, जगमग ज्योति हो तुम, अंधियारों को मिटाती हो तुम, शिक्षा इतनी सुंदर बच्चों तक पहुंचाती हो तुम, संस्कार संस्कृति जगाने के लिए जीजाबाई का आदर्श बनी हो तुम, सेवा सरिता हो तुम, प्रेम की गंगा हो तुम, दया क्षमा साध्वी की एक मूर्त हो तुम।
और ममता की तो मूर्त है, सौंदर्य की प्रतीक है, इसलिए कि मैंने इनके बेटे से मैं मिल चुकी हूँ। इनका बेटा इतना प्यारा है और इतनी मीठी बात करता है और इतनी रिस्पेक्ट ली, जैसे आप बोलेंगे आंटी वैसा, मतलब रिस्पेक्ट देना। और ऐसे बातों से पता चल रहा था कि सचमुच इसके अंदर कितने संस्कार भरे हुए हैं। तो मुझे बताइए कि वहां का यूके का एटमॉस्फेयर और आपको बच्चों को संस्कार, इंडियन संस्कार देने का मन का भाव, इसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? या कुछ लोग बोलते क्या करे यार, यहाँ आए तो यहाँ का जैसा जीना ही पड़ता है, ऐसे थोड़ी है ना कि आप भारतीय संस्कार लेके चलो, थोड़ा तो यहाँ का संस्कार लेना ही पड़ेगा ना। ऐसे भी मुझे कई लोग मिल चुके हैं, सारे टाइप के लोग मिलते। यूएस में मैंने बहुत लोगों को देखा कि जो पूरे संस्कृति से जुड़ के रहे, और कुछ देखा है कि अलका बहुत प्रॉब्लम होती है यार, बच्चे फिर पजल हो जाते हैं, संस्कृति भारत की चाहिए कि यूके की चाहिए, बेचारे अच्छे डेवलप नहीं होते। तो हमने तो उनको यही की संस्कृति में पला बढ़ा है। तो ये सब कंफ्यूजन माँ के मन में आता है कि बच्चों को भारतीय संस्कृति देनी चाहिए कि जहाँ गए, जहाँ का देश वहाँ का वेश करना चाहिए, क्या करना चाहिए नारी को, माँ को, ममता को क्या करना चाहिए? परी अलका जी देखिए, जो महिलाएं हैं वो राष्ट्र की पथ प्रदर्शक होती है, वो पूरे राष्ट्र का कहते हैं कि निर्माण करती हैं और उसका रास्ता तय करती हैं। और भारतीय संस्कृति स्पेशली महिलाओं को बहुत महत्व देती है, बहुत इंपॉर्टेंस देती है, और जिसमें आप देखिए कि दुनिया की आधी आबादी शामिल है। महिलाएं परिवार में ओवरऑल डेवलपमेंट और जीवन की सफलता कैसे आगे बढ़ेगी कि उसका स्पेशली कारण वो महिलाएं होती हैं। कि आप बच्चे को किस तरह से पाल पोस के बड़ा कर रही हो, कैसे उसको सुबह से शाम तक आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, कैसे उसको आप कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से, वो हर चीज माँ के ऊपर निर्भर करती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की जो जीवन में वो कैसा बनेगा वो बहुत हद तक माँ के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह से मैंने कोशिश की हमेशा कि मैं अपना रोल अपना अच्छे से निभा पाऊं, और उसी की कोशिश के दौरान मैंने हमेशा अपने बच्चों को यहाँ के संस्कार संस्कृति, तो वो ऑब्वियसली वो प्राइमरी स्कूल से यहाँ जा रहे हैं स्कूल में यूके के, तो वो तो उन्होंने सीखना ही है, लेकिन जो हमारी जो फाउंडेशन जो हमने रखनी है अपने संस्कार संस्कृति की, वो कैसे मजबूत रहे, वो फाउंडेशन मजबूत रहे, वो एक मेरी जिम्मेवारी थी। उस जिम्मेवारी को मैंने बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुई हूँ। जैसे आपने बताया आप मेरे बेटे से मिले हैं, आप छोटे बेटे से नहीं मिले हैं, तो आप उनसे मिलोगे तो भी आपको यही एहसास होगा कि मैंने ना सिर्फ दूसरे बच्चों को दी है शिक्षा, क्योंकि हमेशा मैंने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसा ना हो कि दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, कि दिया पूरे दुनिया को तो रोशन करता है लेकिन खुद उसके नीचे हमेशा अंधेरा होता है। मैंने कहा कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो, तो सबसे पहले मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मैं अपने बच्चों को जरूर संस्कार और संस्कृति दे पाऊं, उनको अपने रूट्स के साथ जोड़ पाऊं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और अपने परिवार को कभी ना भूले, उनका एक कनेक्शन कम्युनिकेशन हमेशा बना रहे, क्योंकि वो उनसे भी बहुत कुछ सीख कर आए हैं और आगे भी सीखना है। तो ये हमेशा जो मेरा रोल था वो मैंने हमेशा अच्छे से प्ले किया। और बच्चे जैसे सुबह शाम हम प्रेयर करते हैं घर में, वो माहौल मेरी जिम्मेवारी थी और मैंने बनाया। हम अगर सुबह मिस हो जाता तो शाम को जरूर हम सारा परिवार इकट्ठा बैठ के बच्चों के साथ प्रेयर करते हैं। तो बच्चों में वो खुद ब खुद चीजें आ गई हैं, अब हम भूल जाते हैं तो बच्चे तुरंत याद दिला देते हैं आज प्रेयर नहीं करनी है क्या। और इस तरीके से बच्चे प्रेयर करने के साथ साथ आप देखो वो गाना भी सीख गए हैं कि अच्छे भजन, अच्छी प्रेयर्स, वो सारी चीजें सीख गए हैं। तो सुबह सुबह जो हम सुनते हैं पूरा दिन हमारे दिमाग में वही चीजें चलती हैं। कई बार आप ये एक्सपीरियंस भी करके देख लेना कि अगर सुबह सुबह आपने कुछ सुना है ना, अगर दिन में आप उसको इग्नोर भी करना चाहें तो भी आपके दिमाग में वही चीज बार बार गुनगुनाओगे, वही चीज बार बार आएगी। तो इसीलिए घर में जब खाना बनता है, जब सुबह उठते हैं, तो जरूर हम सुबह गायत्री मंत्र ऑन कर देते हैं, गायत्री मंत्र खुद भी गाते हैं, और एक माहौल ऐसा घर में पॉजिटिव रहे कि हम जैसे अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, तो सुबह जो हमने उनके अंदर भरना है वो पॉजिटिविटी भरनी है, ताकि वो जहां भी जाए वो पॉजिटिविटी ही रेडिएट करे, वो आसपास सबको एक पॉजिटिविटी दे, ताकि जो दूसरा भी बंदा है वो भी देख के कुछ ना कुछ अच्छा फील करे। क्योंकि कुछ चीजें होती है ना कि हम संदेश 3 तरह से देते हैं,
लिखकर, बोलकर, और एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक। वो होती वाइब्रेशन, कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी अंदर चल रहा है, वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है आपके चेहरे पर, और आसपास वालों को वही महसूस होता है। तो मैं इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ, और यही चीज मैंने बच्चों को भी सिखाई है कि हमेशा अच्छा सोचना है। हम क्या बोलते हैं वो इतना असर नहीं डालता, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये हमेशा अगले बंदे पर प्रभाव डालता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा मैंने ध्यान दी है। और एक एजुकेशन के ही फील्ड में है तो हम डिफरेंट कल्चर के बच्चों को, डिफरेंट, कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी इतनी है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि वाकई कहीं ना कहीं बच्चों में अगर वो संस्कार माँ बाप नहीं डाल पाते हैं तो बच्चा, दुनियावी तौर से सारी फैसिलिटी है बच्चे के पास, लेकिन वो बच्चा खुश नहीं रह पाता। आप देखते हैं कि बच्चे ही नहीं, आजकल बड़े भी ऐसे हैं कि सब कुछ होते हुए भी भागे जा रहे हैं और कहते हैं सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों स्ट्रेस है लाइफ में, खुश नहीं है। तो वो खुशी का राज यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने संस्कार और संस्कृति से दूर हो गए हैं। तो इसलिए यही एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर आदत डालें कि अपने घर में प्रेयर जरूर करनी है, भगवान का शुक्र जरूर करना है। जब ये आप संस्कार बच्चों में डालते हैं तो बच्चे वर्ल्ड में चाहे किसी कोने में चले जाएं, वो कभी नाकामयाब नहीं होंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे, किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, लेकिन वो बड़ी आसानी से उस स्ट्रेस से निकलकर बाहर आ जाएंगे। वो उसमें डगमगाएंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बल्कि निखर कर सामने आएंगे। तो यही एक चीज अलका जी। सही बात है, बहुत सही फरमाया। इसीलिए एजुकेशन के साथ संस्कार जरूरी है, परंतु एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू द चेंज द वर्ल्ड। तो टोटल वर्ड है हमारा, वो इनर वर्ड, चाहे बाहर का वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, एजुकेशन से हम चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन चाहे क्वालिफिकेशन के लिए डिग्री हो या स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, कोई भी एजुकेशन हो, एजुकेशन एजुकेशन होती है। और आप जैसे बोलती है कि बच्चे रोज प्रार्थना करो, संस्कार तो उसी से आएंगे। तो एग्जैक्टली हमने एक प्रयोग किया था, मुझे बताना बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ अमेरिका में हम जा रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, और वहां मेरी बेटी जवाई और उसको छोटी बेटी थी, लगभग 2.5-3 साल की होगी वो बेटी। तो और मेरी छोटी बेटी भी हमारे साथ थी। तो मैंने कहा एक प्रयोग करेंगे, रोज हम सुबह 7:30 बजे योगा करेंगे और योगा के साथ 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 सब मंत्र बोलते रहेंगे, जितने भी आते हैं सारे मंत्र रोज बोलेंगे। कम से कम आधा घंटा 20 मिनट हम रोज ये प्रयोग करेंगे, डेली प्रयोग करेंगे। और हम डेली योगा करते थे, मंत्रोच्चार करते थे, नौकार मंत्र बोलते थे, लोगोत्सव की पार्टी है हमारी, ये सब बोलते थे। और ये बेटी छोटी सी 2.5-3 साल की, बस राउंड हमारे अराउंड घूम रही थी। वो कभी हमने उसको बोला नहीं तू भी बैठ बेटा, तू भी सुन बेटा, कुछ भी नहीं बोला। और ये चलता रहा, लगभग महीना 1.5 महीना हो गया। आपको बताऊं, एक दिन मैंने बोला कोई नहीं उठेगा, अब योगा नहीं करना है, आज देखते हैं। तो हम 7:30 जैसे बज गए, वो इधर उधर देखने लगी, कोई उठ नहीं रहा। वो खींचने लगी हमको, कम ऑन चलो, कम ऑन योगा, कम ऑन मंत्रा मंत्रा जाप करो जाप करो। मतलब उसको वो ऐसा लग रहा कि मुझे कोई आज क्यों नहीं कर रहा है। मतलब ये असर बच्चों पे संस्कार अपने आप ही देता है। और मैं उसको सुलाते टाइम पूरा एक हमारा मंत्र है वो पूरा एक बोलती थी। तो कभी कभी वो थक जाते थे, घूम के आते, तो मेरी बेटी बोलती मम्मी अभी सोने दो उसको, मत सुनाओ। पर वो है ना ऐसे आधे आधे आके जाप बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, मतलब बोलने के लिए बोलती थी और फिर वो सो जाती थी। मैं जाप में आधी रुकती थी, आंखें खोल के बोलेगी आगे बोलो। तो मतलब अपने आप बच्चों को। और मैंने एक बात सुना भी है कि कहीं पढ़ा है या सुना है व्याख्यान में और प्रवचन में, कि एक व्यक्ति था जो सुबह 4-4:30 बजे उठता था और अपने सोए हुए बच्चों के माथे पे, पोते के माथे पे हाथ रख के पूरी गीता पढ़ता था रोज, डेली। बच्चा तो सोया हुआ, वो तो गार्ड सोता था, और वो वहां बैठ के गीता सुनता था। तो फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उसको गीता के जैसे श्लोक सिखाए वैसे अपने आप आने लगे थे, इंटरेस्ट लेने लगा था। तो इस प्रकार आप बहुत बड़ा काम कर रही है।
तो मैंने देखा है इनका काम। कभी कभी ये महाभारत कराती है वहां, और सब लोगों को, संत लोगों को या उसके ज्ञानी लोगों को बुला के प्रोग्राम रखती है। कभी रामायण का प्रोग्राम रखती है, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम रखती है। तो आप तो पूरे यूके को जोड़ रही है। तो ये कल्पना आपके मन में कैसे आई? हिंदी शिक्षा देना तो एक समझ सकते, चलो बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश सीखते तो थोड़ा हिंदी भी पढ़ाया जाए, परंतु ये भी सारी बातें संस्कृति की वहां के लोगों को जगाने के लिए आपने कैसे शुरू की? ये अलका जी, जब लॉकडाउन यहाँ पर लगा, आपको पता है जब पहला लॉकडाउन था, जब ये कोविड-19 आया था नया नया, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लोग जी रहे थे। तब मैंने सोचा कि अब सब लोग अपने घरों में बंद बैठे हैं, किसी को किसी चीज का स्ट्रेस है कि अपने बिजनेस नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने कोई एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहा है, किसी की जॉब छूट गई है, तो न जाने कितनी तरह का, स्कूल बंद हो गए थे तो पेरेंट्स को घर पे बच्चों को रखना संभालना, तो न जाने कितनी तरह के स्ट्रेस थे। तब मेरे मन में आया कि ये वाकई अब समय ऐसा है कि जब हमें खुद भी जागना है, खुद भी खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, और दुनिया को भी पॉजिटिव रखना है। तब मैंने आध्यात्मिक भजन संध्या शुरू की और गीता का पाठ शुरू किए। तो ये हर वीकेंड पे सैटरडे संडे हमारा रूटीन था। हमने पूरा 1 साल जब तक यूके में लॉकडाउन रहा, हमने आध्यात्मिक भजन संध्या का रूटीन नहीं टूटने दिया। इसमें वर्ल्ड से, हर कंट्री से लोग जुड़ते थे, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मलेशिया, हर जगह से, इंडिया से, हर जगह से लोग जुड़ते थे। और बहुत ही खुद भी अच्छा लगता था, घर में भी पॉजिटिविटी आती थी, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके घर में जैसे आवाजें आ रही हैं, जैसे गीत गूंजते हैं, जैसी बातें होती हैं, वैसे ही आपके, कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो वही आपके घर में, दीवारों में, हर जगह वो वैसी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये इसी मकसद से शुरू किया था कि आज वाकई ही जरूरत है, सबको जरूरत है कि वो कैसे पॉजिटिविटी लाए। और जैसे मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो गीता जो है धार्मिक पुस्तक है हमारी, तो उसमें कहते हैं कि पूरे जीवन का सार दिया गया है, जीवन कैसे जीना है वो हर चीज उसमें बताई गई है। अगर कोई गीता भी ध्यान से पढ़ लेगा तो गीता साइंस भी जोड़ी हुई है उससे, और जीवन की एक कला है गीता। तो इसीलिए मैंने ये सब सुना था, तो मैंने सुना कि अब इस तरीके से मैं खुद भी जुड़ पाऊंगी, खुद भी पढ़ पाऊंगी गीता और अच्छे से, और दूसरे जितने लोग जुड़ते हैं, देखते हैं, काफी लोग जुड़ते थे, तो वो भी हम सुन पाएंगे। और उसमें जब भी जैसे भावना होती थी, जैसी सोच होती थी, भगवान रास्ता भी अपने आप दिखा देता था। तो काफी लोग जुड़े उसमें, बच्चे भी, बड़े भी। और हम आध्यात्मिक भजन संध्या में अच्छे अच्छे गीत भजन गाते थे, और गीता पाठ होता था, तो हम सब लोग गीता सुनते थे। और इंडिया से ही थे एक लोग इस्कॉन टेम्पल से जो जुड़े हुए थे, तो वो बहुत ही अच्छे से गीता पढ़ाते थे, सिखाते थे, बच्चों के हिसाब से भी, बड़ों के हिसाब से भी। तो बस यही सोचते कि आप खुद भी खुश रहना है और दुनिया को भी खुश रखना है। इसी मकसद से अलका जी, ये कोविड-19 में, लॉकडाउन में शुरू हुआ था, और ऐसे ही आज तक चलता आ रहा है वो सिस्टम, और बस यही कोशिश है कि चलता रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सुना है आपको बहुत सारे सम्मान पुरस्कार मिले। मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं, पर एक दो उदाहरण के लिए आप बताइए कि कौन से काम के लिए आपको सम्मानित किया गया था, कि यूके में कहीं आपको पोस्ट पे भी लिया गया था, कि आपके कौन से काम से दुनिया इस तरह प्रभावित हो रही है और आपको सम्मानित करते जा रही है। इस बारे में मेरे पास आपकी लिस्ट नहीं है, और मैं वो जानना खुद भी चाहूंगी। इस बहाने हमें भी पता चलेगा कि आप क्या क्या करती है। तो बताइए, आपके सम्मान के लिए कौन से ऐसे आपने बड़े बड़े काम किए कि जिससे सब लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अलका जी, लिस्ट तो शायद मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इतने मेरे को मिल चुके हैं अवार्ड्स इस चीज के लिए कि मैं खुद भी कहीं पे काउंट नहीं करती हूँ, और खुद भी कोई लिस्ट नहीं कुछ बनाती। उदाहरण के लिए एक दो बता दीजिए। यस जी, जैसे मुझे 2018 में मिला था इंडिया गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट ने मुझे सम्मानित किया था। जैसे कि मैं सोशली एक्टिव रहती हूँ इंडिया में, खासकर अपने स्टेट में, हरियाणा में, तो उसके लिए इंटरनेशनल वुमेन डे पे ही मुझे वो मिला था, अवार्ड मिला था, गवर्नमेंट ने दिया था, वहाँ के गवर्नर ने।
और फिर मुझे एक जो है गणतंत्र दिवस जो होता है उसमें मिला था 2 साल पहले, और यहाँ पे भी मुझे मिल चुका है यूके की पार्लियामेंट से भी, और नारी शक्ति के भी अवार्ड मिल चुके हैं। मतलब नाम से ही ऐसे ऐसे अवार्ड है जो खुद को एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कहते हैं ना कि जब कोई आपके काम की तारीफ करता है, सराहना करता है, तो आपका मन करता है कि हम और ऐसा अच्छा काम करें, और ऐसे कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो हमें एक आगे बढ़ने की और एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो कहते हैं, इसीलिए हम स्कूल में भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की अगर उनके हम काम की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, तो बच्चा और अच्छा एफर्ट करता है कि अगली बार मुझे और भी अच्छा काम करना है। तो यही है कि ऐसे ही अवार्ड्स मुझे मिलते गए, और ऐसे ही आगे मेरा हौसला बढ़ता रहा, और आगे और अच्छा काम करने की जो है प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ जी। और सबसे मेन अभी आप कहानी सुनाओ अच्छी है, क्योंकि सब बच्चे भी थोड़े, जब मैं यहाँ आए हुए कि परवीन जी कोई कहानी सुनाने वाली है, तो एक आधी छोटी सी, आपकी तो बहुत सारी कहानी है, तो महिला दिवस के रूप में या संस्कार के रूप में या एजुकेशन के लिए जरूरी है, ऐसा कोई भी एक संस्कार आज छोड़े, इस प्रकार की एक आधी कहानी सुनाएंगी। उसके बाद हमारे जो लोग जुड़े हैं वो भी आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, अपने दिल की बात आपसे करना चाहेंगे, तो मैं उनको भी अभी से बता देती हूँ कि कहानी के बाद आप अपने मन में कोई प्रश्न हो या उन्होंने जो बताया उसके बारे में आपका फीडबैक हो तो आप दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी, अलका जी आपने भी बड़ा एकदम से अचानक से मुझे एक टास्क दे दिया है कि जैसे आज मेरा एग्जाम हो रहा है, सब कुछ सडन पूछा जा रहा है, जिसके लिए मैंने कभी कोई तैयारी भी करके नहीं बैठी हूँ। तो कहानी इतनी सारी, आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे 200 से ज्यादा स्टोरी हो चुकी है कि मैं कौन सी स्टोरी सुनाऊं। अब 200 स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी मैं सुनाऊं, ये मेरे लिए बड़ी समस्या है कि मैं कौन सी चूज करूं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो नारी है, जो मदर है, वो अपने परिवार में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती है, मैनेजर होती है, क्योंकि देखो जब पति का साथ देती है तो वो अपने पति जितना कमा के लाता है उस हिसाब से वो मैनेज करती है कि मुझे कितने कहाँ खर्च करने हैं, कैसे कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैं मानती हूँ वो एक बहुत अच्छी मैनेजर होती है, सब कुछ मैनेज करती है, और घर में बच्चे बड़े बुजुर्ग सबका ध्यान रखती है। और कहीं ना कहीं वो अपने स्ट्रेस को कहीं भूल जाती है, अपने ड्रीम्स को भूल जाती है, लेकिन अपने हस्बैंड का स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे रिलीव करना है उसके दिमाग में हमेशा यही चलता है। तो औरत, आपको पता है, सब जानते हैं कि जननी है, और इसलिए धरती को भी माता का रूप दिया गया है, माता कहा गया है, धरती माता, इसलिए हमेशा कहते हैं भारत माता। तो ये एक फीमेल, एक औरत का ही रूप है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत कहानियां हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर ये टाइम जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस मैं यही कहूंगी कि एक औरत बच्चे की पहली टीचर है, और एक घर को कैसे माहौल रहेगा घर का, वो एक औरत पे डिपेंड करता है। और एक एजुकेटेड जो औरत होती है, एजुकेटेड महिला, वो अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित करती है, उसका घर किस डायरेक्शन में जाएगा, उसमें घर में आने वाले लोगों को कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, वो कैसा फील करेंगे, वो हर चीज एक औरत पर डिपेंड करती है। और औरत को इतनी बड़ी जिम्मेवारियां भगवान ने क्यों दी? कई बार मैं सुनती हूँ, कहते हैं वुमन एम्पावरमेंट, और इस तरह मैं कहती हूँ वुमन तो खुद पावर, शक्ति का दूसरा रूप है। वुमन को एम्पावर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको तो खुद भगवान ने एक देवी का रूप बना के भेजा है, देवी का रूप उसको कहा जाता है। बचपन में ही हम कन्याओं की पूजन करते हैं, और हमेशा मुझे लगता है कि वो उस टाइम एहसास दिलाया जाता है कि तुम देवी का स्वरूप हो, देवी का रूप हो। जब कन्या पूजन होता है अलका जी, जब कन्याएं बिठाते हैं और फास्ट चलता है माता के, उस वक्त मुझे लगता है कि उस टाइम एहसास दिलाया जाता है सभी कन्याओं को, सभी लड़कियों को, कि तुम देवी का रूप हो, अपनी शक्ति को पहचानो और उसको पहचान के आगे बढ़ो। बड़ी तुम जो होती जाओगी, अपनी शक्तियों को तुमने पहचानना है। तुम कोई नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां आने वाली हैं। क्योंकि आप देखो, एक आप लड़के को कितना भी ट्रेंड करो, लड़का एक घर को नहीं संभाल पाएगा। सब परिवार में रिश्तेदारों का ध्यान रखना और घर की सारी चीजें ठीक जगह से रखी हो, ठीक जगह पे रखी हो, साफ सफाई,
और फैमिली का लुक आफ्टर करना, वो सब लड़का नहीं कर पाएगा। लेकिन लड़की के अंदर नेचुरल ये चीजें मैनेजमेंट की बचपन से होती है। अगर घर में लड़की बड़ी है तो आप देखेंगे कि वो छोटे बच्चों का, अपने भाई का कितना ध्यान रखती है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वही दादी अम्मा है। हम अक्सर देखते हैं कि वो नेचुरल भगवान गुण देता है। तो मैं इसलिए कहती कि औरतों को कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, सिर्फ उनको रियलाइज करने की जरूरत है, अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। हर औरत शक्ति का रूप है और वो जो चाहे वो कर सकती है। जो बदलाव वो लाना चाहे अपने परिवार में, समाज में, वो ला सकती है। तो वो अपने अंदर बदलाव पहले सिर्फ लाना है कि हमने जो अपने परिवार में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे बने, हमें सबसे पहले वो चीज खुद सीखनी है, खुद इम्प्लीमेंट करनी है। हमें ऐसा नहीं करना है कि बच्चे तुम्हें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना है, सबकी रिस्पेक्ट करना है सबको, और हम देखें कि हम जो कर रहे हैं वो व्यवहार मैच नहीं करता है हमारी बातों से। तो सबसे पहले हमें खुद का कैरेक्टर ऐसा बनाना है कि हम खुद जीता जागता उदाहरण हो, रोल मॉडल हो अपने बच्चे के लिए। और हमें फिर बच्चों को सिखाना भी नहीं पड़ता है, हमारे बच्चे हमें देखकर खुद ब खुद सीख जाते हैं। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि जो देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं, हम जो सिखाते हैं वो नहीं सीखते हैं। हम अगर फोन पे बात कर रहे हैं और फोन पे किसी घर बैठे हुए होते हैं, फोन पे कह रहे हैं अरे यार मैं तो आज बाहर हूँ, आज नहीं मिल सकता, बच्चे ने वो चीज सीख ली, झूठ कैसे बोलना है। कल को बच्चा, आप फोन करते हो, बच्चा आपको कहता है कि मम्मी मैं ट्यूशन पे हूँ, स्कूल में हूँ, जबकि वो कहीं मूवी देखने गया है। फिर ये आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे ने ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा, क्योंकि जाने अनजाने कहीं ना कहीं ये संस्कार हम अपने बच्चों में डाल रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि हमने अपने बच्चों को अगर संस्कार देने हैं तो कभी भी वो चीज खुद ऐसी ना करें कि जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना सीखें। और कहानी की बात अगर अलका जी आपको लगता है कि समय रहता है तो मैं कहानी एक छोटी सी कहेंगे तो मैं शुरू कर सकती हूँ। लेकिन अब आपने देखना है कि टाइम कितना है, समय की मर्यादा को देखते हुए ही मैं आगे कहूंगी। और अगर कहानी आप कहोगे भी वो मैं 2-4 लाइनों में फिनिश कर दूंगी, तो आप बताइएगा। कोई बात नहीं, हम तो कहानी के लिए एक दिन स्पेशल बुलाएंगे, जिस दिन अलग अलग टॉपिक देके आपसे कहानी भी सुनेंगे। कोई बात नहीं। हाँ जी। अभी मैं चाहूंगी कि हमारी जो भी बहनें, जो उत्साही बहनें होती है और जुड़ी रहती है, बात करने में भी उनको बड़ी खुशी होती है, सजगता से जागृत होती है। छोटी बेटियां भी हमारी बैठी है महका जैसे, वो भी कुछ बोलना चाहेगी और आपसे बात करना चाहेगी। स्वीटी भी, एक स्वीट ऐसी स्वीटी भी बैठी है। तो ये लोग अगर आपसे संवाद करना चाहे तो मैं आनंद भाई जी को कहूंगी कि आप जरा ध्यान दीजिए और जो हाथ ऊपर करे उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि आपने परवीन की बातें सुनी, परी की बात सुनी, कैसी लगी आपको ये बात? क्या आप उनको कुछ प्रश्न पूछना चाहोगे? तो कृपया आप अपनी हाथ ऊपर कीजिए और अनम्यूट करके बात कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जब जैसे समय मिलता है तभी ज्वाइन करने की कोशिश रहता है। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू रहने के कारण बहुत बार कैमरा ऑन नहीं होता है। प्रवीणा दीदी का बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में उन्हें हिम्मत नहीं हार के कुछ करने का सोचा, तो उनको देख कर अच्छा लगा कि हम लोग कभी भी कोई मौका पर कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही स्वीटी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ से जुड़ रही है और रोज जुड़ते रहिए और कुछ भी ज्ञान बांटते रहिए। इसी के साथ डॉक्टर अनीता जी तब तक बात करें। मीका आप तैयार रहिए तब तक। डॉक्टर अनीता ये गांव से जुड़ी है, इनका कल रात को भी प्रोग्राम हुआ है। ये आयुर्वेद की डॉक्टर है और बहुत अच्छा काम कर रही है डॉक्टर का। तो सुनिए अनीता। बहुत अच्छा सेशन रहा। बच्चों को सच्चाई कैसे सिखानी है ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे मार्क्स के बारे में ही ऐसा करते हैं। मैं बहुत सी पेशेंट के बच्चों को भी देखती हूँ, जब कम मार्क आते हैं तो उनको डर लगता है घर पे बताने के लिए। तो बहुत बार वो माँ बाप से उस बारे में कहते नहीं है। ये बात दीदी ने बहुत अच्छे से समझाई। सही में बच्चों को सच्चाई मजबूती से अभी से सिखाए तो बच्चे आगे जाके सच ही बोलेंगे। बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। मीका आप बात कर सकते। लता जैन ने अपने आप को अनम्यूट किया। लता जी बोलिए। हाँ, मेरा भी यही मानना है सर कि हर हकीकत में हर औरत में एक शक्ति होती है कुछ भी कर गुजरने की। वो चाहे तो घर को नरक बना दे, वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। वो जैसे कहो, ये कहते हैं ना दुर्गा का रूप है, एक दुर्गा का ही रूप है।
वो कुछ भी करने की ठान ले तो कर सकती है। हमेशा ये सोचना कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हो नहीं पाएगा, ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। सब कहते हैं बच्चे काम नहीं करते, बच्चों से काम कराओगे तो वो करेंगे क्यों नहीं? हम ये कह के वो करते नहीं है ना, अगर वो करते भी हो तो वो पीछे हट जाते हैं। जी तो उनका सबके सामने प्रोत्साहन भी करो कि हाँ भाई वो करते भी हैं, उनको सहयोग भी दो, उनके साथ साथ लगे रहो, फिर पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है घर का माहौल। और बच्चे को माँ बाप की मजबूरी भी पता लगती है कि हाँ भाई घर में क्या काम है, हमें क्या करना चाहिए। उनको भी हर चीज की एक वैल्यू पता होती है। अब तो ये लगता है मम्मी ने खाना बनाया, पर अगर कभी मजबूरी है तो बच्चे पूरा साथ दे सकते हैं उसमें हमारे साथ। बहुत बढ़िया बचा है हमारे पास। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। बच्चों के लिए संस्कार के बारे में बहुत अच्छा बताया, और स्टोरी भी जो बताई उन्होंने, आग लगाने में से नहीं आग बुझाने में से चिड़िया का जो उदाहरण दिया, बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे गुरु आचार्य तुलसी ने ये सोचा कि हमें सिर्फ स्कूल और कॉलेज के ज्ञान से काम होने वाला नहीं है, हमें हमारे अंदर संस्कार भी होने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अनुव्रत आंदोलन का शुभारंभ किया। अनुव्रत छोटे छोटे नियम, जिन नियमों को हम अपनाकर अपने आप को बिल्कुल संस्कारित, अपने बच्चों को सुसंस्कारित कर सकते हैं। और इसी के साथ जीवन विज्ञान बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाए जाने हेतु एक पाठ्यक्रम उन्होंने बनाया है, जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग। आपने बात की आर्ट ऑफ लिविंग की, और हमारे गुरुजी कहते हैं साइंस ऑफ लिविंग। साइंस ऑफ लिविंग, जीवन क्या है? जन्म लेना और मरना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो जीवन कहलाता है। और इस समय को किस तरह से जिया जाए ये हमारे हाथ में है। तो साइंस ऑफ लिविंग जो है हमारे पूरे जीवन जीने का विज्ञान हमें बताता है। तो साइंस ऑफ लिविंग स्कूलों में इसके पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सी बातें उसमें बताई जाती है। तो संस्कार निर्माण के लिए अनुव्रत और जीवन विज्ञान बहुत ही उपयोगी दो उपक्रम हमारे आचार्यों ने हमें दिए हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा इनको जन जन तक पहुंचाए, और इसी लक्ष्य के साथ हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और अभी अनुव्रत सप्ताह भी चल रहा है। अनुव्रत सप्ताह 7 दिन तक अनुव्रत सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा अनुव्रती बनाए, जीवन विज्ञान को हर स्कूल तक पहुंचाए। इसी लक्ष्य के साथ मैं आप समापन की ओर चलना चाहूंगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े, जो बच्चे जुड़े, उनका इतना शानदार मार्गदर्शन किया। और निश्चित रूप से ये वीडियो जो भी देखेगा उसे प्रेरणा मिलेगी। और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पे वीडियो जब आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपने जो बातें बताई वो बातें हम जन जन तक पहुंचा सके। ओम अरहम ओम।